नाजरीन आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की। जी हां, रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी, वही असदुद्दीन ओवैसी जो चर्चा में बने रहते हैं अपने बयानों के लिए, अपनी बयानबाजी के लिए, अपनी तकरीरों के लिए और टीवी डिबेट में अपनी बातों के लिए चर्चा में रहते हैं। और यही नहीं बल्कि पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से वो अपनी बात को कहते हैं उसको लेकर के भी काफी चर्चा रहती है। आज उनको बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड मिला है, यानी एक बेहतरीन संसद होने के लिए उनको अवार्ड से नवाजा गया है। और यह बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अगर देखा जाए तो यह सच है। यह बात अलग है कि उनकी बातों को कुछ मीडिया गलत तरीके से पेश करता है, या ये कह लें कि उनकी टाइमिंग को लेकर के सवाल उठा दिया जाता है, खुद मिल्लत की तरफ से सवाल उठाया जाता है कि ये टाइमिंग सही नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो चाहे वो पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट से बाहर, कभी भी उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जो आईन के खिलाफ हो, जो संविधान के खिलाफ हो। और वो बात जो करते हैं वो इतनी सटीक करते हैं और इतनी तरतीब से करते हैं कि सामने वाले को लाजवाब कर देते हैं। चाहे वो टीवी की डिबेट हो या पार्लियामेंट में बात रखने का और तकरीर करने का मौका हो, वो बड़े सलीके से अपनी बात कहते हैं। और ये नहीं कि इधर उधर, उनको टाइम भी कम मिलता है, इसके बावजूद वो पॉइंट टू पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक वो अपनी बात को करते हैं। और जाहिर है कि इतनी साफ सुथरी बात करने वाले को अगर बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का अवार्ड मिला है तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही काबिल मुबारकबाद है। आइए सुनते हैं 2 3 4 तकरीरें कि असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में बोलते कैसे हैं। ये देखिए। कहना चाह रहा हूं, चीन का जिक्र आपने किया, क्या प्रधानमंत्री अपनी जबान को जुम्बिश देंगे और चीन का नाम लेंगे? क्या आप चीन को डेमचौक और डेमसांग से उखाड़ कर फेंकेंगे? डीजीपी कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन साहब कहा गया कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर भारत की फौज पेट्रोलिंग नहीं कर सकती है। चीन से आप डरते हैं। अरे डिसएंगेजमेंट हुआ तो डी एस्केलेशन कब होगा, डी इंडक्शन कब होगा? चीन से आप डरते हैं। 3 साल से चेयरमैन का कश्मीर का कैसे बजट पास करेंगे? तो गैर अखलाकी बात है, कन्वेंशन के खिलाफ है। और इसको बताता है कि आपका मंशा और मकसद क्या है, कि आप यहां पर कठपुतली की तरह कंट्रोल करना चाह रहे हैं। और क्या कश्मीर में मिलिटेंट्स एक्टिविटी नहीं, लोग नहीं मर रहे वहां पर, सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं हो रही, बराबर हो रही है वहां पर। तो इसीलिए सर हम आपसे अपील कर रहे कि आप इन हालात को, खत्म कर रहा हूं सर, इन हालात को देखिए। और कश्मीर की जामा मस्जिद को क्यों नहीं खोलते सर? आप खोलिए ना जामा मस्जिद को, आने दीजिए। आपने जर्नलिस्ट फहाद शाह को पकड़ लिया, क्यों पकड़ा आपने? एक नहीं 2 यूएपीए केसेस लगा दिए। आप बोलते हैं हम दिल और दिमाग को जीतना चाहते हैं। कहां दिल और दिमाग को जीते मैडम? क्या ये आपकी मोहब्बत है अकलियतों से? मैडम 15 पॉइंट प्रोग्राम का 10वां पॉइंट ये है कि ये सरकार पूरी कोशिश करेगी कि अकलियतों को, जिसमें मुसलमान भी शामिल है, उनको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, रेलवेज, पब्लिक सेक्टर, बैंक्स में रोजगार मिले। मैं आपके जरिए से चैलेंज कर रहा हूं कि 1% भी रोजगार नहीं मिला। मैडम मेरा चौथा, मैं 7 सवाल आते मैडम, चौथा सवाल यह है कि 1400 करोड़ रुपए वजीर आजम अपने बैरूनी दौरों में खर्च किए हैं, मगर उसका नतीजा क्या निकलता है कि श्रीलंका हो, नेपाल हो, मालदीव हो, बांग्लादेश हो, चीन के गोद में बैठे हैं। मेरा 5वां सवाल आपके जरिए हुकूमत से यह है कि दलितों से मोहब्बत के इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, मगर जिस जज ने SC ST एक्ट के खिलाफ जजमेंट दिया सर, वहीं पर एक फौजी टूटे दिल के साथ देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहा है कि आखिर आपने 8 साल में देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, इसीलिए आपने अग्निवीर को लाया। आज वो सिपाही का दिल टूटा हुआ है जिसने अपनी जवानी चीन और पाकिस्तान के फौजों के खिलाफ आंखें आंखें डालकर खड़ा हुआ था। आपने इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया और अग्निवीर देश के नौजवानों को मुखद्दर बनाकर देश की सुरक्षा से आपने खिलवाड़ किया है। तो देखा आपने असदुद्दीन ओवैसी, जो अपने लिबास से भी, अपनी जबान से भी वो लगते हैं कि किसी मिल्लत के नुमाइंदे हैं। वो सिर्फ पार्टी के नुमाइंदे नहीं मालूम होते, बल्कि
अगर हिंदुस्तान में अकलियतों का कोई सरबराह हो सकता है और उसका कोई नुमाइंदा हो सकता है, तो उसकी भी तस्वीर असदुद्दीन ओवैसी में कहीं ना कहीं झलकती है। और यही वजह है कि वो चर्चा में बने रहते हैं। वो बेबाकी से अपने बात कहते हैं। ये बात अलग है कि जब वो बयान देते हैं, अभी नासिर और जुनैद का मामला हो, जिस तरीके से उन्होंने बेबाकी से उठाया, जाहिर है कि अपोजिशन भी इस मामले में इस बेबाकी से बात नहीं कहती। दलितों का मामला तो उठाया जा सकता है और कुछ गैर मुस्लिमों का मामला हो तो उसको पुरजोर तरीके से अपोजिशन उठा सकती है। लेकिन अगर नासिर और जुनैद नाम का कोई मामला होगा तो शायद कहीं ना कहीं किसी खौफ से अपोजिशन पार्टियां भी पीछे रह जाती हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं और अपनी बात को कहते हैं। अब इसको अगर ये कोई कह दे कि साहब ये बी टीम का काम है, ये इसलिए करते हैं ताकि और माहौल गर्म हो, तो सवाल ये है कि माहौल गर्म के चक्कर में क्या कोई सच्ची बात भी ना कहे। लेकिन बहरहाल जो भी है, अभी आप देखिए कि राजस्थान में भी उन्होंने तकरीर की, मध्य प्रदेश में भी जाकर तकरीर की है। अब इसको अलग अलग तरीके से पेश किया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में जिस तरीके से बोलते हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि आज कोई भी मुस्लिम लीडर, कोई भी मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट इस तरीके से बात करता हो या कोई भी लीडर इस तरीके से, इस अंदाज से बोलता हो कि जिस अंदाज से, जिस सलीके से। और मैं फिर यह बात कह रहा हूं कि बहुत बड़ी बात है कि असदुद्दीन ओवैसी कंट्रोवर्सी में रहते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई संविधान के खिलाफ काम कर दिया हो, बल्कि वो इसलिए कि उन्होंने मुसलमानों की बात कर दी। अभी जैसे मौलाना तौकीर रजा ने एक बात कही कि अगर बार बार हिंदू राष्ट्र की बात की जाएगी तो हो सकता है कि मुस्लिम नौजवान मुस्लिम राष्ट्र की भी बात कर दें, इस तरीके की, और मुल्क फिर तकसीम हो जाए। यह मौलाना तौकीर रजा का बयान है। लेकिन मैंने यह बात कही थी कि असदुद्दीन ओवैसी भी जुनैद और नासिर के मामले में बोलते हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी हिंदू राष्ट्र के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे उनके खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा दर्ज हो जाए। वो आरएसएस के खिलाफ भी बोलते हैं, बीजेपी के खिलाफ भी बोलते हैं। तो बहरहाल कहने का मकसद यह है कि असदुद्दीन ओवैसी को बोलने का सलीका आता है, और वो जो जबान इस्तेमाल करते हैं, अगर वो अंग्रेजी में बोलते हैं तो लगता है जैसे वाकई कोई बहुत बड़ा दानिश्वर है, और अगर वो उर्दू में बोलते हैं तब भी उनके जबान से दानिश्वरी टपकती है। और यही खूबी एक पार्लियामेंट्रियन में होनी चाहिए, और इसीलिए शायद उनको यह अवार्ड दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया।